काम अगर अच्छा करोगे ना, कर्म अगर अच्छा रहेगा ना, तो किस्मत जो है ना गुलाम बन के रहेगी। खुश हैं? खुश? जिंदगी में कोई तनाव, कष्ट, दुख हो तो मुझे मत बताइएगा। चैप्टर नंबर 1, क्या होता है कंपनी? तो कंपनी का एक डेफिनेशन अभी याद करना है आपको, अभी तुरंत। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ। वह मेरे सेपरेट लीगल एंटिटी, एक ही शब्द में, एक ही में है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील। इन तमाम वर्ड को आप सेपरेट सेपरेट हाईलाइट करिए, ये आपको दिमाग में सेट रखने हैं। सबसे पहले कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन, वो पर्सन किसको कहते हैं? हम और आप जो पर्सन मानते हैं ना, वो उसको मानते हैं जो व्यक्ति जैसा दिखता है, लेकिन कानून उसको पर्सन नहीं मानता है। कानून कहता है, हम ये नहीं देखेंगे कि पर्सन जैसा दिखता है या नहीं दिखता। कानून कहता है कि जिसके ऊपर केस किया जा सकता है वो पर्सन है। तो एक पागल इंसान के शकल में भी पर्सन नहीं है। एक कोमा में चला गया इंसान, इंसान तो है लेकिन उस पर केस नहीं कर सकते हो। एक पागल पे भी केस नहीं होगा और एक कोमा में गए हुए व्यक्ति पे भी केस नहीं होगा। वो पर्सन जैसा दिखता तो है लेकिन वो पर्सन। तो आप समझ पाए कि पर्सन मतलब क्या? जिसके ऊपर हम केस कर सकते हैं। तो कंपनी क्या है बच्चों? पर्सन तो है लेकिन कैसा पर्सन? जिसके ऊपर हम केस कर सकते हैं। और कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब क्रिएटेड बाय ह्यूमन। तो पहला आप दिमाग में सेट कर लो, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा, इसका जन्म कैसे होता है? देखिए, हम लोग जो पर्सन है ना, हम लोग नेचुरल पर्सन है। हम लोग कैसे पर्सन है? नेचुरल। तो नेचुरल पर्सन तो आप समझते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन का जन्म बर्थ से तो नहीं होगा, इसका जन्म मां से तो नहीं होगा। इसका जन्म कैसे होता है? इसका जन्म लॉ से होता है। इसीलिए कानून ही इसके लिए पेरेंट्स है, कानून ही इसकी मां है। यानी हर कंपनी की मां कौन है? लॉ। समझ में आ गया होगा। इनकॉर्पोरेट मतलब जन्म, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप कंपनी खोल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, देखिए, सोल ट्रेड खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। पहला पॉइंट क्या था? आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा पॉइंट क्या? इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब एक अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। बउआ, सेपरेट मतलब अलग, लीगल मतलब एज पर लॉ, और एंटिटी मतलब पहचान। इसकी कानून के नजर में एक अलग पहचान है। अब आप कहेंगे, सर हम अगर एक दुकान खोल लें तो दुकान की अलग पहचान नहीं हुई? मैं कहूंगा नहीं हुई। आप जाके एक वो एसी खरीदना और कहना दुकान के नाम से दीजिए, नहीं देगा, आपके नाम से देगा। क्या आप लोग समझ पाए? काहे कि आपका दुकान का अपना, आप अपने दुकान के लिए लोन लेके दिखाइए, बैंक नहीं देगा आपके दुकान को लोन। काहे कि आपके दुकान का कोई पहचान ही नहीं है। क्या आप समझ पाए? आप लिख ना दिए फलना स्टोर, लेकिन कानून, बैंक उसको कोई स्टोर मानने को तैयार नहीं है। तो कंपनी का अपना एक सेपरेट पहचान होता है। एंटिटी मतलब पहचान। तो कंपनी का अपना एक अलग पहचान होता है, और इसीलिए कंपनी अपने नाम से लोन ले सकती है, एसेट ले सकती है, केस कर सकती है और केस लड़ सकती है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन। देखिए, एगो बात समझिए, दो आदमी पार्टनरशिप खोलता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, पार्टनरशिप बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? लेकिन जानते हैं, कंपनी एक ऐसा चीज है जो बंद नहीं होता है। काहे? काहे कि यहां जो ऑनर है ना बउआ, यहां जो ऑनर है ना, जो मालिक है, वो इसको मैनेज ही नहीं करता है। मैनेज करने वाला अलग है, जो मैनेज करता है उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? और जो पैसा लगाने वाला है वो ऑनर है। यानी कि जो मैनेजमेंट है वो ऑनरशिप से अलग है, हो जाता है। यानी देखिए, सोल ट्रेड में मैं पैसा लगाता हूं और मैं ही उस बिजनेस को चलाता हूं, तो मैनेजर भी मैं ही हुआ और पैसा लगाने वाला ऑनर भी मैं ही हुआ। मुझे कुछ हो जाएगा, बिजनेस कल बंद हो जाएगा। आप लोग समझे कि नहीं समझे बताइए? लेकिन कंपनी में जो आदमी पैसा लगाता है वो मैनेज नहीं करता है। तो बताइए, पैसा लगाने वाला पैसा लगा के मर भी जाएगा तो मैनेजर तो जिंदा है, कंपनी को मैनेज तो करता ही रहेगा ना। क्या आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझे हैं इस बात को? कि आप समझिए, यहां पे ऑनर आता और जाता रहता। मेंबर, ऑनर को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। मेंबर, आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो कहा जाता है शेयर होल्डर में कम और मे गो, मेंबर में कम और मे गोज, बट कंपनी गोज फॉरएवर। तो वह एक वर्ड क्या है बता तो? कॉमन सील। जानते हो कॉमन सील का मतलब क्या है? पहले तो ये बताओ, हम लोग पर्सन है कि नहीं है? हाँ सर, हम लोग पर्सन है। अरे भाई, पर्सन दिखाई दे रहा है? हम लोग पर्सन है तो हम लोग या तो अंगूठा लगाते हैं या तो साइन करते हैं, हमारी पहचान हुआ। लेकिन कंपनी के हाथे नहीं होता है। पहचान कहां से होगा? अंगूठा कहां से होगा? साइन कहां से होगा? तो कंपनी की पहचान के लिए कंपनी अपना एक अलग सिग्नेचर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन सील। और कंपनी के हर वैलिड पेपर पे उसका वो सिग्नेचर यानी कि मोहर, आपके कॉलेज का भी मोहर होगा, आप देखिएगा आपके आई कार्ड पे
वो आपके कॉलेज का सिग्नेचर है। समझ में आ गया होगा, उसी को कॉमन सील कहते हैं। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, कॉमन सील मतलब सिग्नेचर। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि कंपनी को हम लोगों ने डिफाइन किया। अब देखो परपेचुअल सक्सेशन हमने ऑलरेडी तुम लोगों को समझा दिया हुआ है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब संस्था हमेशा चलती रहेगी, लंबे समय तक चलेगी, यानी इसका ऑनर जो है वो आता और जाता रहेगा, लेकिन मैनेजर इसको हमेशा चलाते रहेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ो। कॉमन सील मतलब डिजिटल सिग्नेचर। बात हो चुकी है ना, एक बार कंपनी समझ गए तो बाकी के पॉइंट अपने आप लग रहा है कि हाँ सर सुना सुना सा। अब बताओ, कंपनी के लिए एक अमेंडेड एक्ट, अमेंडेड मतलब क्या होता है बच्चों? अमेंड का मतलब होता है संशोधित, यानी ये एक्ट पहले से था, इसमें सुधार किया गया। समझ में आ गया होगा। तो सुधार करके इस एक्ट को रीलॉन्च किया गया, री इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 2013 में। तो इस एक्ट का नाम पड़ा कंपनी एक्ट 2013। 2013 से पहले ये नहीं था, ऐसा नहीं है। 2013 से पहले 1956 में बना हुआ था, लेकिन 1956 से लेकर 2012 तक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया था, बहुत कुछ नई चीजों को ऐड करना था। तो उन सब को ऐड करके कंपनी एक्ट को री इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 2013 में। इसीलिए कंपनी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम किसके ऊपर बात कर रहे होते हैं? कंपनी एक्ट 2013। रिगार्डिंग कंपनी, कंपनी के रिगार्डिंग वी हैव टू स्टडी कंपनी एक्ट 2013 और कंपनी रूल 2014। कंपनी के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हमें दो चीजों को पढ़ना पड़ता, एक कंपनी एक्ट 2013 और दूसरा कंपनी रूल 2014। अब यहां पे हम आपको एक्ट और रूल का अंतर बता, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताता है एक्ट। लेकिन देखिए पहले एक्ट बनता है, ऐसा क्यों? देखिए अगर सरकार को पहले से रूल बनाना होता तो 2013 में दोनों लॉन्च हो जाता। ऐसा काहे कि एक साल के बाद ही लॉन्च होता है? देखिए पहले सरकार एक्ट लाती है, अब एक्ट लाने के बाद जिन जिन मुद्दों पर पब्लिक को समझ में नहीं आता है वहां पे सरकार को अगले साल नियम बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल देंगे तब ना समझेगा। एग्जाम्पल, सरकार ने कहा कि डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, रूल तो बन गया, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, 10% लगाना है। मोटर कार जो रखे हैं वो हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगाएं। क्या आप लोग समझ पाए? इनकम टैक्स भरने के लिए 10% का डेप्रिसिएशन लगाएं। अब लोग कंफ्यूज हो गए, कोई एसएलएम लगा रहा है, कोई डीबीएम लगा रहा है, कंफ्यूजन है। सरकार ने अगले साल रूल बनाया कि इस सीसी वाले इंजन पर ये वाला मेथड, इस सीसी वाले इंजन पर ये वाला मेथड, या किस तरह के गाड़ियों पर किस तरह का मेथड यूज करना है, किस तरह के एसेट पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, वो चीज कहां बताया सरकार ने? तो बताओ, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये कहां बताया? एक्ट में। और फिर कौन से मेथड से चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, रेट कौन सा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सब कुछ कहां बताया? एक्ट को स्पष्ट करने के लिए, जनता को और अच्छे से समझाने के लिए क्या लाना पड़ता है? बात समझ में आ गया। रूल हर मुद्दे पे नहीं आता है, जहां जहां कंफ्यूजन होता है वहां पे आता है। समझ में आ गया होगा। तो कंपनी एक्ट 2013 में और रूल अगले साल 2014 में। ऐसा ही होता है, जहां जहां एक्ट है उसके अगले साल रूल है। समझ में आ गया होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है और उसके बाद रूल 1962 है। एक बहुत ही प्यारा सा एक कंपनी का डेफिनेशन, एक बहुत ही प्यारा सा कंपनी का डेफिनेशन दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 में। सुनना चाहेंगे? कंपनी मींस एन एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी कंपनी एग्जिस्ट करती है, अभी अस्तित्व में है। इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 के बाद जितने भी लोगों ने भारत में कंपनी स्टार्ट किया होगा वो रजिस्ट्रेशन कहां करवाए होंगे जनाब? कंपनी एक्ट 2013 में। तो कितना प्यारा सा डेफिनेशन है। बोला कंपनी मींस एग्जिस्टिंग कंपनी जो अभी कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, वो तो कंपनी है ही। एनी अदर प्रीवियस एक्ट, 2013 से पहले जो 2012 में कंपनी खोला उस समय तो 13 वाला एक्ट था ही नहीं, तो उस समय था 1956। उससे पहले भी कुछ और था, उससे पहले भी कुछ और था। तो इस डेफिनेशन ने सभी चीजों को जोड़ लिया। बोला और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, इससे पहले के कोई एक्ट में रजिस्टर्ड है वो कंपनी है। बताइए सबसे पहला फीचर, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है कि नहीं? मुझे बताइए सेपरेट लीगल एंटिटी क्लियर हुआ? सेपरेट लीगल एंटिटी को मैंने एक्सप्लेन किया कि फॉर एनी लीगल प्रोविजन, फॉर एनी लीगल प्रोविजन मतलब समझ आएगा, लीगल कानूनी कार्रवाई अगर कंपनी पे हुई तो कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल नॉट शेयर होल्डर। नंबर 3, कंपनी बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय डायरेक्टर। कंपनी को ऑपरेट कौन करेगा? डायरेक्टर। तो ये बात समझ में आ गई। नंबर 4, कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। शायद मैं बता चुका हूं परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है कि मेंबर में कम, रिपीट, मेंबर में गोज बट कंपनी गोज फॉर एवर। मेंबर आएंगे जाएंगे बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। समझ में आ गया ना? अभी तुमको बताए थे ना कि ये कंपनी है, इसमें पैसा तो हम लगा दिए, अब हम हैं दुनिया में कि नहीं है उससे इसको कोई मतलब नहीं, इसको चलाने वाला आता जाता रहेगा, ये चलता रहेगा। समझ में आ गया ना? यानी कि शेयर होल्डर के आने और जाने, रहने और नहीं रहने से कंपनी पर कोई फर्क
नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गया ना? तो इसी को क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। कुछ और पॉइंट आप लोगों को लिखवाया गया था, बताया गया था। कहा गया कि जो आदमी, पर्सन मतलब व्यक्ति, जो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट मतलब पैसा लगाता है, मनी लगाता है, इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, कहाँ? कंपनी में। कंपनी के किस में? शेयर में। तो ध्यान से समझो, पर्सन हु इन्वेस्ट देयर मनी इन शेयर ऑफ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। जो आदमी कंपनी में पैसा लगाता है, कंपनी के शेयर में पैसा लगाता है। अब देखिए, शेयर हम लोगों का अगला टॉपिक, हम लोग एक एक टॉपिक पे अलग से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। हम आपको शेयर अगले टॉपिक में समझाएंगे, हम अभी शेयर पे नहीं जा रहे। बस ये समझिए कि अगर ये कंपनी है, ये कंपनी दिखाई दिया, अगर ये कंपनी है तो इसमें पैसा लगाने के लिए हमको इसका शेयर खरीदना होगा। अब शेयर क्या होता है अभी नहीं जानिए, समझ में आ गया होगा। तो इसमें अगर पैसा लगाना है, मान लीजिए हम 500 रुपया लगाए इसमें, तो हमको इसका क्या मिला होगा? शेयर। शेयर मतलब हिस्सा, इसका एगो हिस्सा मिल गया, हिस्सेदारी मिल गया होगा। अब ये जो शेयर है, अगर मैंने, मतलब जो आदमी पैसा इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया, किसमें बच्चों? शेयर में। यहां इंपॉर्टेंट क्या है? शेयर में। कंपनी के शेयर में अगर हम पैसा लगाए तो हम हो गए कंपनी के शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर चूंकि पैसा लगाता है, शेयर होल्डर क्या करता है? शेयर वैसे तो मिलेगा नहीं, पैसा लगाने से मिलेगा। तो जो आदमी पैसा लगाया वही ना ऑनर हुआ। तो इसीलिए हमने कहा कि शेयर होल्डर इज द ऑनर ऑफ। आगे बढ़े। इन कंसीडरेशन, यहां एक वर्ड है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब बताइए कोई? हाँ, के बदले में। इसका हिंदी होता है के बदले में, और इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे समथिंग इन रिटर्न। मतलब इन कंसीडरेशन यानी कि बदले में। अब हम यहाँ, ये कंपनी है ना, अरे एज्यूम कर रहे हैं ना, अब इस कंपनी में मैंने पैसा लगाया था, मुझे इसका शेयर मिल गया था, मैं शेयर होल्डर था, मैं ऑनर था। बदले में क्या मिलेगा? शेयर मतलब कागज का टुकड़ा। तो क्या हम कागज के टुकड़े के लिए 500 रुपया लगा दिए थे? नहीं, बदले में कुछ तो मिलेगा। तो इन कंसीडरेशन यानी कि बदले में, इन कंसीडरेशन ऑफ परचेजिंग शेयर, हमने जो शेयर खरीदा इस कंपनी का, शेयर होल्डर हैज राइट, मेरे पास राइट है, अधिकार है, टू रिसीव डिविडेंड, हमारे पास अधिकार है क्या प्राप्त करने का? डिविडेंड प्राप्त करने का। मतलब एक शेयर होल्डर, मतलब एक जो पैसा लगाता है कंपनी के शेयर में, उसके पास राइट है डिविडेंड लेने का। तो अब एक नया समस्या आ गया कि डिविडेंड क्या होता है? क्या होता है डिविडेंड, कोई बताएंगे? प्रॉफिट को डिविडेंड नहीं बोलते, प्रॉफिट में जो हिस्सा। देखिए, डिविडेंड का हिंदी होता है लाभांश, और लाभ का अंश। ध्यान से समझ, यहां पे ये कंपनी है, हमने यहां पर क्या किया? पैसा लगा दिया, हम क्या हो गए? शेयर होल्डर। हम क्या हो गए? शेयर होल्डर। बहुत अच्छा सर, बदले में कुछ मिलेगा क्या? हाँ, बदले मिलेगा डिविडेंड। अब सुनो, जैसे मैंने 500 दिया होगा, वैसे बहुत सारे शेयर होल्डर ने 500 दिया होगा। सोचो यहाँ पे 5 5 5 5 5 500 जमा हो गया, कितना करोड़ जमा हो गया होगा। यहाँ पे एक इतना बड़ा अमाउंट जमा हो गया है। अब ये बहुत बड़ा धंधा करेगा उस पैसे से। ये जो धंधा करेगा, व्यापार करेगा, चलाएगा कंपनी को, उस पैसे से पैसा कमाएगा। क्या आप समझ पाए? 5 लाख लगा के 6 लाख कमाया, 1 लाख का बचत हुआ ना। वो जो 1 लाख का बचत हुआ, अब ये बुलाएगा मालिकों, क्या बोलेगा? मालिकों आओ और ले जाओ। क्या आप समझ पाए? अपना अपना पैसा नहीं, वो जो 500 लगाया था वो तो रहेगा, लेकिन वो जो 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया है ना, कमाई में से अपना अपना हिस्सा ले जाओ। क्या आप लोग समझ पाए? और ये जो कंपनी का प्रॉफिट है, उसमें से जो हिस्सा मिलता है हम शेयर होल्डर्स को, उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या आप लोग समझ पाए? तो डिविडेंड लेने का अधिकार केवल उन लोगों को है जिसने कंपनी का शेयर खरीदा है, यानी शेयर होल्डर्स हैज राइट टू टेक डिविडेंड। अब हमने लिखवाया, क्या लिखवाया? पोर्शन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। कंपनी पहले रेवेन्यू अर्न करती है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों? आमदनी में से खर्चा घटाते हैं, आसान भाषा में। कंपनी ने अपने सारे आमदनी लिख लिए, सारे खर्चे घटा दिए। अब जो बचा उसको हम क्या कहेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब बंटवारे योग्य लाभ। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट में से जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, यानी शेयर होल्डर्स के बीच बांट दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। मान लो डिविजिबल प्रॉफिट 100 था और कंपनी उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करती है 80, तो डिविडेंड किसको कहोगे? 80 को कहोगे। अब देखो, कंपनी ने कमाया कितना था? अच्छा, बंटवारा कितने का हो गया? 20 क्या हो गया? बच गया। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, इसको एक और भाषा में कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। अर्निंग मतलब फायदा, और रिटेन मतलब होता है रोक के रखना। तो कंपनी ने कमाया 100 था, बोलो हाँ, उसमें से बांटा 80 और 20 को रोक के रख लिया, अगले साल कहीं जरूरत पड़ गई तो इसमें से भी बांट लेंगे। तो इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिपीट, तुम लोग समझ पाए डिविजिबल प्रॉफिट?